विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है अंतःस्रावी तंत्र। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान से रिलेटेड हो, चाहे ऑल इंडिया से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, इस एग्ज़ाम में हमेशा इस अंतःस्रावी तंत्र से एक सवाल आता है और 100 में से 100% आता है। इसलिए इस पर्सन में आने वाले सवाल को बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए। अब देखो, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि जो अंतःस्रावी तंत्र होता है वो जो बनता है वो मुख्य रूप से जो हार्मोन्स होते हैं उनसे जुड़ा हुआ सवाल आता है। हालांकि ये सवाल नहीं आता, लेकिन मान लो कई बार हमें पूछ ले तो बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। जो हार्मोन होता है उसकी खोज 1902 में हुई थी और वो की थी स्टर्लिंग ने। किसने की थी? बायलिसिस स्टर्लिंग ने। अब बात ये आती है कि अंतःस्रावी तंत्र से रिलेटेड सवाल आते हैं और मैंने कहा कि जो भी सवाल आते हैं वो हार्मोन से रिलेटेड आते हैं। जब हार्मोन से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हार्मोन क्या होता है, हार्मोन से जुड़ा हुआ सवाल कैसे आता है और जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये मान के चलो, ये आपको सामने जो मैं ग्रंथियाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने बताई पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवर्ग ग्रंथि और जनन ग्रंथि। इन ग्रंथियों से ये ग्रंथियाँ अलग अलग हार्मोन का स्त्रावण करती है और उन हार्मोन का इन ग्रंथियों के माध्यम से अलग अलग वर्क होता है और जो कार्य होता है उनसे जुड़ा हुआ हमारे सवाल आता है। अब परीक्षा में मोस्टली हमारे क्या सवाल आते हैं? या तो आता है कि जो पीयूष ग्रंथि है कौन से हार्मोन का स्त्रावण करती है और जो हार्मोन स्त्रावित करती है तो उस हार्मोन की क्या ड्यूटी है, अर्थात उस हार्मोन के क्या क्या कार्य है। एग्जाम में मोस्टली सवाल ये आते हैं। अब देखो, एक एक ग्रंथि को बारी बारी हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आ रही है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मोस्ट है। 90 सवाल इस प्रश्न इस हार्मोन से जुड़ा हुआ ही हमारी परीक्षा में आता है। तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि होती है, उसकी आकृति मटर के दाने के आकार की होती है। ये सवाल यहाँ से ऐसे कैसे एग्जाम में उठाते हैं कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है, तो उत्तर क्या आएगा? पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में ये सवाल आता है स्पेनोइड नामक एक हड्डी है, उसके गड्ढे में स्थित होती है और इसे सेला टूरेस्का कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। अगला सवाल परीक्षा में क्या आता है? इस ग्रंथि को एक नाम और है, मास्टर ग्लैंड, अर्थात इसको हिंदी में अगर हम पढ़ेंगे तो इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परीक्षा में सवाल आता है ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है, ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं और स्पेनोइड नामक गड्ढे हड्डी में स्थित होता है, वो कौन सी ग्रंथि होती है? वो पीयूष ग्रंथि। तो इसके 2 सवाल हो गए। अब इस ग्रंथि के मुख्य जो भाग है वो 2 होते हैं। एडिनोहाइपोसिस, जिसे अपन कह रहे हैं पेरिंटोमीडिया या कहते हो पास्ट डिस्टेल्स, या होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये डीप एग्जाम्स होते हैं, किसमें विस्तृत टॉपिक होता है उसमें ये चीज़ आती है। अब देखो, ये हार्मोन्स कौन कौन से स्त्रावन होते हैं? एक तो इस हार्मोन को अपन कहते हैं वर्दी हार्मोन और दूसरा है सोमेटोरोफिक हार्मोन। अब बात ये तो 2 हार्मोन्स की आ गई, लेकिन कई बार एग्जाम में आता है पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन होता है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं और उससे जो वर्दी हार्मोन निकलता है ग्रोथ हार्मोन, उसके कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य तो ये होता है, ये शरीर की वर्दी, मुख्य रूप से हड्डियों की वर्दियों के नियंत्रण का कार्य करता है। परीक्षा में एग्जाम में सवाल आ गया ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हमारे हड्डियों की वर्दी को नियंत्रण करती है, तो उस ग्रंथि का नाम है मास्टर ग्रंथि और उस मास्टर ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? उस मास्टर ग्रंथि को हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। उसके आगे बाद में लिखा है इसमें कुछ बीमारियां भी होती है। अगर आता है गिगांटिज्म या गाइगांटिज्म रोग किससे होता है? तो वर्दी हार्मोन की जब मैक्सिमाइजेशन होती है, अधिकता हो जाती है, तब ये हो जाता है। और एक्रोमेगली रोग भी इसी बीमारी वर्दी हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। और ड्वार्फिज्म, ये वर्दी हार्मोन जो होता है इसकी मटर ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि होता है उससे जो हार्मोन का स्त्रावन होता है उसकी कमी होती है, उसके कारण तो ड्वार्फिज्म होता है, ड्वार्फिज्म, और वर्दी होती है, उसके कारण ये 2 बीमारियां होती है। आगे लिखा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोनिक स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखो, अपने थायराइड ग्रंथि होती है वो हार्मोन स्त्रावित करती है, लेकिन कैसे स्त्रावित होती है? तो वो प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? ये TSH उकसाता है इसको, तो इसको कहते हैं TSH, थायराइड
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके कारण ये प्रक्रिया आगे होती। अब देखो आप, ये हमारे अंतःस्रावी तंत्र है, उसके बाद में एसिटिस दे रखा है, ये एड्रेनल कोस्टिस को स्त्राव को नियंत्रित करता है, और उसके बाद दे रखा है गोनेडोट्रोफिक, ये जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रण करता है। दो प्रकार के होते हैं, फोलिक स्टिमुलिक हार्मोनिक और लिटोनाइजिंग हार्मोन। आप देखो मानव परिसंचरण तंत्र जो भी ये प्रक्रिया, इसके अलग अलग ग्रंथियों के बारे में बताया है कि ये ग्रंथि हाइपोथैलेमस का पार्ट है, इसमें ब्रेन रीजन कंट्रोल का कार्य कौन करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन करता है? तो हमारी परीक्षा में आता है मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ग्रंथि इंपॉर्टेंट है? पिट्यूटरी ग्रंथि। उसके बाद में आगे आगे थायराइड ग्रंथि, अफेक्ट मेटाबॉलिज्म अमंग अदर। अपन खुद समझते हैं कि हमारी बॉडी की थायराइड ग्रंथि होती है, कई बार हमारे गले में गलकंड नामक बीमारी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं वो थायराइड से जुड़ी होती है। उसके बाद में ये पैराथायराइड ग्रंथि होती है, इसका कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में कैल्शियम होता है, दे हेल्प रेगुलेट लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ब्लड में जो कैल्शियम की जो है उसकी मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि होती है, ये हमारे फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, हमारे आत्मरक्षा नियंत्रण को ये कार्य करता है, मतलब एकदम लड़ने झगड़ने की जो शक्ति होती है ना तुरंत। और उसके बाद में ये सेक्रेट्स मेल सेक्स हार्मोन्स यहाँ से स्त्रावित होते हैं, और ये पेनरिक्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं शुगर को ब्लड में। ये ओवेरी होती है, ये फिर पैराथायराइड ग्रंथि आ गई, और ये महिला में थायराइड ग्रंथि आ गई। और यहाँ पर दे रखा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी कुछ समय पहले पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में नहीं बताया, ये इनके पार्ट है, आप इनको देखोगे एक बार तो हमें इजी समझ में आएगा। अब ये क्या कह रहा है? FSH, दो हार्मोन जो दो प्रकार के होते हैं, ये वक्र वर्षण की शुक्रजनन नलिकाओं से शुक्राणु जनन में सहायता करता है, और ये अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। इसी प्रकार ये LH का कार्य है, ये हार्मोन, जैसे आप ये ध्यान रखना एग्जाम में सवाल आता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो तो करता है पुरुष, और जो मादा होती है उसमें ओस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। इसका मुख्य कार्य विषुओं के लिए स्तनों का दूध स्रावित करना होता है। ये कौन सा होता है? इलेक्ट्रोपिक हार्मोन। जो भी दूध बनता है वो इलेक्ट्रोपिक हार्मोन के कारण बनता है। अब देखो वापस ग्रंथि आ गई। ये कुछ चीज़ें थी जो मानवीय शरीर से जुड़ी हुई थी, जिन्हें हमें देखना चाहिए। पहले हमने मास्टर ग्रंथि पढ़ी, अब पढ़ रहे हैं थायराइड ग्रंथि। ये क्या कह रहा है? मनुष्य की जो गला है उसकी श्वास नली के दोनों ओर लारेंस के नीचे स्थित होता है। इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है थायरोक्सिन है, और शरीर में जो आयोडीन की कमी नहीं होने देता। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो हमारे शरीर में गलकंड या घेंगा नामक का रोग होता है। इसलिए हमारे शरीर में जो आयोडीन को नियंत्रित करती है तो वो कौन होता है? तो हमारे शरीर में आयोडीन का नियंत्रण करने का काम थायराइड ग्रंथि का होता है। अब बात आती है कि जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो उनसे एक तो रोग होता है घेंगा, जिसे हम इंग्लिश में गोइटर कहते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से ये रोग होता है, और इससे क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि का आकार सूज जाता है। इसलिए जो थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करता है। ये तो बात हुई कमी की। मान लो अगर थायरोक्सिन हार्मोन से आयोडीन की मात्रा अधिकतम हो जाती है तो ये होता है, देख लो, 100 तोलिमा गोइटर। इस रोग में आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाती है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अधिकता से कौन सा रोग होता है। सामान्य रूप से हम कमी होती है तो ये रोग कई बार बढ़ते हैं, लेकिन अधिकता वाला रोग हम बहुत कम पढ़ने को मिलता है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट मानना और ध्यान से देखना। आगे ये बात कर रहा है पायरोथायराइड, पैराथायराइड। ये कह रहा है कि गले में थायराइड जो ग्रंथि है उसके ठीक पीछे स्थित होती है। इसमें दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला तो होता है पैराथायराइड हार्मोन, और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो ये कह रहा है कि पैराथायराइड हार्मोन तब स्रावित होता है जब रक्त में कैल्शियम प्लस की मात्रा कम हो जाती है। कैल्शियम इसकी मात्रा जब कम हो जाती है तब ये हार्मोन स्रावित होता है, और पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम आयन की आवश्यकता आवश्यक। देखो हमारी हड्डियां मजबूती के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम की कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। और उसके बाद में कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये हार्मोन तब स्रावित होता है जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें, हमें एक एक समझनी है। ये कह रहा है कि पैराथायराइड हार्मोन पहली बात तो तब ये स्रावन करता है जब कैल्शियम प्लस की मात्रा हो जाती है, और कैल्सिटो हार्मोन की
जो स्त्राणु तब होता है जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, और ये तब होता है जब कम हो जाती है। तो हमें ये दोनों चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना है कि देखो जब मात्रा कम होती है तब कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, और जब मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन से हार्मोन का स्रावण होता है। इन दोनों चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना है। आगे फिर आती है अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। वही बात है, जब अधिवृक्क ग्रंथि आती है तो इसके कितने भाग होते हैं? 2। एक तो कॉर्टेक्स और एक मेडुला। कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन और मेडुला से निकलने वाले दोनों हार्मोन जो हमें ध्यान रखने। ग्लूकोकोर्टिकाइड हार्मोन निकलता है कौन से? कॉर्टेक्स। यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा के उपापचय को नियंत्रण करता है और इनकी रक्त में मात्रा इसी हार्मोन से नियंत्रित होती है। दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण शरीर के अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण करती है। देखो ध्यान से, अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के खराब हो जाने पर एडिशन बीमारी हो जाती है। कई बार सवाल आता है कि एडिशन नामक रोग कैसे होता है, तो हमेशा ध्यान रखना जो वृक्क ग्रंथि के जब कॉर्टेक्स भाग पार्ट में मिस्टेक हो जाती है, जब कॉर्टेक्स में मिस्टेक होती है तो कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग। आगे मेडुला, इससे निकलने वाला पहला है एफिनफ्रिन हार्मोन जो हमें ध्यान रखना है, और दूसरा है नॉन एपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन हृदय के सामान्य कार्य के लिए हार्मोन होते हैं। जो मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं वो दोनों किसके काम का? हृदय से रिलेटेड होते हैं। और अगली ग्रंथि आती है अग्नाशय ग्रंथि। इसमें 3 प्रकार की सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। ये अल्फा सेल ग्लूकोन की होती है, बीटा सेल इंसुलिन की होती है, तीसरी सोमेटोस्टेरोन की होती है। ये ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, और ये जो गामा होती है ये पचे हुए भोज्य पदार्थ को अवशोषित करने में छोटी आंत से सहायता करती है। तो कई बार ये सवाल आता है, जो बीटा सेल है वो ग्लूकोज को किस में बदलती है? ग्लाइकोजन में। और जो अल्फा सेल है वो ग्लाइकोजन को किस में बदलती है? ग्लूकोज में। एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये कार्य करती है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे जिसे हम ध्यान रखना है जनन ग्रंथि। ओवेरी यानी अंडाशय, और एक होता वर्षण। हमेशा ध्यान रखना ये परीक्षा में मोस्ट है, कई बार इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। एक तो एस्ट्रोजन, ये है प्रोजेस्टेरोन, और ये ऑक्सीटोसिन। ये तीनों हार्मोन है, हमें कंफ्यूजन करता है। ये अंडवाहिनी के परिवर्तन को पूर्ण करता है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन से सहयोग करके स्तनवृद्धि में सहायता करता है। अंडाशय की बात, स्तनवृद्धि में सहायता करता है। और उसके बाद में ऑक्सीटोसिन रिलैक्सेशन, ये गर्भावस्था में अंडाशय गर्भाशय में उपस्थित रहता है, और बच्चे को आसानी से पैदा होने में ये हार्मोन सहायता करता है। उसके बाद में वर्षण क्या आएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये पुरुष के लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन में सहायता करता है। डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। ये एंटी डायबिटीज हार्मोन की कमी से होता है, ये इंसुलिन की कमी से होता है। अब हम कहते हैं कि डायबिटीज रोग होता है, लेकिन हमें डायबिटीज का पूरा पार्ट होना चाहिए। मेलिटस होता है, ये इंसिपिडस होता है। ये तो एंटी डायबिटीज हार्मोन की कमी से होता है, ये इंसुलिन की। और उसके बाद में आता है अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रिनल को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। देख लो, जो एड्रिनल हार्मोन होता है ना अधिवृक्क ग्रंथि से, उसको लड़ो और उड़ो हार्मोन, फाइट और फ्लाइट। ये कई बार एग्जाम में सवाल आता है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये हार्मोन से जुड़ा हुआ पार्ट मैंने आपको बताया है। आगे नया टॉपिक जो भी होगा हम बहुत जल्दी अध्ययन करेंगे। आप इन ग्रंथियों के बारे में जितना हो सके अधिकतम पढ़ने का प्रयास करो। थैंक यू सो मच।